Hey guys, my name is Avis Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 10th मैथ का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था रियल नंबर्स, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन कर लिया। अपने एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.1 के सारे सवाल कर लिए। अब बारी है आपके एक्सरसाइज 1.2 का। तो जी हाँ, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.2। लेकिन उससे पहले मैं आपको साफ साफ बता दूँ, इसी वीडियो में पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1.2 आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट था सर। हाँ ठीक। तो क्या स्टार्ट किया जाए? हाँ सर। सर आपने ये लाइन क्यों खींचा? लाइन इसलिए खींचा क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा लेंदी है और ये सवाल 2024 में पूछा गया है। वैसे तो ये एनसीईआरटी का सवाल है और 2024 में ये सवाल पूछा गया है बोर्ड के द्वारा, वो भी 3 नंबर में। तो थोड़ा इसको तवज्जो दो, थोड़ा इसको अहमियत दो, है ना। अपना एटीट्यूड साइड करके इस पर थोड़ा ध्यान दे लो। ठीक है सर, समझते हैं हम कि थोड़ा बड़ा सवाल है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ। और इसमें जो लिटरेचर है वो काफ़ी अधिक है। मतलब कि मैं कहूँ तो इंग्लिश वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, कैलकुलेशन थोड़ा कम है, पर आपको वो सारे स्टेप्स सर याद रखने। कैसे याद रखना है? तो बार बार सवाल को करके अलग अलग नंबर्स को उठा के। हाँ सर ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या इसको स्टार्ट किया जाए? हाँ जी सर, स्टार्ट किया जाए। तो सर सवाल है प्रूव डैट √5 इज अ इरेशनल। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि √5 जो है ना वो एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करने वाले हैं। कंट्राडिक्शन कहने का मतलब जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है उसका जस्ट अपोजिट मानेंगे, फिर अपने ही बातों को आगे जाके गलत साबित कर देंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे नहीं ये मेरा बात जो हमने माना था वो गलत है, वही पिछले वाला सही है। ठीक है? हाँ, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक इंसान था, ठीक है। उसने हाथ में कॉइन लिया, टॉस उड़ाया। अब पूछता है सामने वाले से इसमें क्या है, तो वो बोलता है हेड है। तो ये बोलता है नहीं हेड तो नहीं है, तो बोलता है टेल है। मतलब कि सोचो, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। जैसे कि हमने कहो कोई सवाल है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। इन द सेम वे अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो वो इरेशनल नहीं होगा, और कोई इरेशनल है तो वो रेशनल नहीं होगा। ठीक है? जी हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखो, आगे काम आने वाला है। तो सर सवाल में बोल रहा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो। इसका जस्ट उल्टा मानेंगे। क्या सर? कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, क्या बात है, समझ में आ रही? तो हाँ सर ठीक है। अब क्योंकि √5 एक रेशनल नंबर है, हमने माना है, इसका मतलब जो √5 होगा बच्चों बराबर होगा P/Q के। है कि नहीं? हाँ सर ठीक है। क्यों सर P/Q के ही बराबर क्यों का पता था, हमने डिफिनेशन लिखाया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q के फॉर्म में होते हैं। हाँ सर। और जहाँ पे P और Q क्या होगा, तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे P और Q जो है वो आपको इंटीजर्स होंगे सर। लेकिन नहीं, इंटीजर्स का यूज यहाँ नहीं करना है, यहाँ को प्राइम का यूज करना है। तो क्या लिखेंगे? P एंड Q आर को प्राइम्स। ठीक है? हाँ सर ठीक है। सर ये आपका M खतरनाक ही बन गया, चलो कोई बात नहीं है। सर आपने यहाँ पे को प्राइम क्या लिखा और ये को प्राइम नंबर्स क्या है, तो हमने इंट्रोडक्शन में बहरहाल बता रखा है। एक बार और सुन लो, अगर आपने नहीं देखा है तो, और नहीं देखा तो जाके देख लो वो अच्छे से, फिर ये समझ में आएगा बेहतर से। ठीक है सर? अगर वो देख लोगे ना तो इसको देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। सर ऐसा बात है क्या? हाँ सही, ऐसा ही बात। अब ऐसा है, हमने लिखा कि √5 जो है एक रेशनल नंबर है। अगर √5 एक रेशनल नंबर है तो वो P/Q के फॉर्म में होगा। हाँ सर होगा। तो P/Q के बराबर कर दिया हमने इसको। हाँ, जहाँ पे P और Q क्या है, को प्राइम्स। सर ये को प्राइम्स क्या? को प्राइम्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर बस आपको 1 ही होता है। ठीक है? को प्राइम, जो को प्राइम है ना, ये जोड़े में आते हैं, अकेले नहीं आते हैं। जो प्राइम नंबर है अकेले आते हैं, नेचुरल नंबर अकेले आते हैं, होल नंबर अकेले आते हैं। मतलब कि इस सबका जो एग्जाम्पल दोगे ना तो ये अकेले अकेले आते हैं, लेकिन को प्राइम नंबर हमेशा जोड़ा में आते हैं। हाँ सर जोड़े में, हाँ सर जोड़े में। ठीक है? जो कि आप नहीं हो, मतलब सर छोड़ो बात को, छोड़ो। तो समझ में आ गया, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हमेशा जोड़े में रहते हैं। ठीक है? और जिनके कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होते हैं, 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसको थोड़ा इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे √5 को Q से करेंगे तो √5Q आएगा बराबर। यहाँ पे P को इधर करें तो नीचे में तो कुछ नहीं, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है मेरे भाई। तो P को 1 से करोगे तो P ही आएगा। यहाँ पे अपॉन में 1 लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, अब उतने छोटे नहीं हो, बातों को समझो। हाँ सर ठीक है, बातों को हम लोग समझ रहे हैं। तो ठीक, अब इतना करने के बाद आपको एक स्टेप लिखना पड़ेगा। सर वो स्टेप क्या है, देखो ध्यान से लिखना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपको स्क्वायर करना है। तो ठीक है सर, करते हैं। इधर हो जाएगा √5Q का स्क्वायर, इधर हो जाएगा P का स्क्वायर। √5Q का स्क्वायर है, मतलब कि पहला तो आप √5 का स्क्वायर करो फिर Q का स्क्वायर करना। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा सर आपको 5 और Q का स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर इधर P का स्क्वायर। कई बच्चे यहाँ फंस गए होंगे कि सर ने √5 का स्क्वायर 5 कैसे लिख दिया। तो सुनो मेरे भाई,
√5 का स्क्वायर। इसको समझाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, आप ये समझो, अगर कोई नंबर अगर रूट में है और उसका स्क्वायर करना है तो ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और अंदर का नंबर आ जाता है। एक तो ये भाषा है समझाने की। एक और तरीका है समझाने का कि आपको कोई बोले कि 2 का स्क्वायर कर दो, इसका मतलब क्या, 2 को 2 बार गुना करो, आंसर 4 आएगा। आपको कोई बोलता है 3 का स्क्वायर करो, तो आप 3 को 2 बार गुना कर देते हो और आंसर 9 बोलते हो। हाँ सर बोलते हैं। अगर √5 का स्क्वायर बोले तो √5 इंटू √5, जी हाँ सर, बराबर। अगर दो नंबर हैं और रूट में है और वो दोनों नंबर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट हट जाता है, वो नंबर लिखा जाता है। या तो आप इस भाषा से समझो या तो आप ऐसे समझो, जैसे समझना है आपको वैसे समझो, लेकिन समझना तो आपको है। क्या बातें समझ में आ रही? हाँ सर, बातें तो समझ में आ रही है, इसलिए हमने लिखा वहाँ पे। कोई दिक्कत ये स्टेप में? कोई दिक्कत नहीं सर, फिलहाल तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ठीक, अच्छी बात है। दिक्कत वाली बात नहीं तो अच्छी बात है। किसके लिए सर? हम दोनों के लिए। आगे बढ़े? हाँ सर बढ़िए। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर तो लिखा ही हुआ था, 5 वहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा तो बच्चों डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निष्कर्ष निकालने वाले हैं। कितने? 2 निष्कर्ष निकालेंगे। पहला निष्कर्ष, इसको ध्यान से देखो, पी स्क्वायर अपॉन 5 को ध्यान से देखो कि यहाँ से इसको देखने से क्या समझ में आता है आपको? सर इसको देखने से हमको समझ में आ रहा है कि 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। तो ठीक है, लिखें क्या कि ऐसा लिख सकते हैं क्या कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। हाँ सर ऐसा लिख सकते हो आप। अब क्योंकि पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी वी जो होगा वो बच्चों 5 से डिविजिबल होगा। क्या बात है समझ में आ रही? हाँ सर, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, इसको नहीं बच्चों, इसको। ठीक है, हाँ सर। अब ये लिखा मैंने, ये क्यों लिखा आपने सर? ऐसा कैसे लिख दिया कि अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी वी 5 से होगा डिविजिबल, ये आपने लिखा कैसे? तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप सबसे पहले गधे हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सारा कुछ बताया है। जो बच्चा हवा मोड़ता है ना कि हाँ इंट्रोडक्शन में देखूंगा ही नहीं और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपसे रत्ती भरी क्वेश्चन नहीं हिलेंगे आपको मैं बताऊंगा भी ना पूरा खोल खाल के क्वेश्चन को, फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन देखा ही नहीं ठीक से, है ना। हमने इंट्रोडक्शन में बताया था थ्योरम 1.2, हाँ थ्योरम 1.2 में हमने कहा था कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर कोई नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। तो ये हमने जो भी निष्कर्ष निकाला, ये जो है हमारा थ्योरम 1.2 के हेल्प से निकाला हमने। तो कई बच्चे यहाँ पे वो भी लिखते हैं कि बाय थ्योरम 1.2, ऐसे भी लिखते हैं। कई बच्चों नहीं भी लिखते हैं। तो क्या यहाँ तक समझ में आता है? हमने अधिक कुछ नहीं किया अभी तक। हमने क्या किया, पहले हमको बोल रहा था कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हमने जस्ट इसका उल्टा मान लिया कि √5 एक इरेशनल नंबर। ठीक है, हाँ। अब क्योंकि √5 एक रेशनल नंबर है तो हमने कहा कि √5 जो है वो पी अपन क्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, कोप्राइम्स है। कोप्राइम्स क्या? ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर 1 ही हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये नंबर आया निकल के। अब हमने कहा यहाँ पे स्क्वायर ले लो बोथ साइड में, तो आपने स्क्वायर लिया तो आपको निकला 5q का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यहाँ से हमने 5 को इधर भेज दिया तो पी स्क्वायर अपन में 5 हो गया। यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आया, अगर पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है तो पी बी जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है? हाँ सर ठीक है। अब आगे बढ़े? हाँ सर बढ़ो। अब एक चीज़ आप लेट कर लो, लेट पी बराबर 5c वेयर c इज एनी इंटीजर। कई टीचर ऐसे करके बताते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे सॉल्व करवा देते हैं, पर बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि ये p बराबर 5c आखिर आया कैसे। क्या आपको बताया है आपके टीचर, स्कूल टीचर ने? सर हमें तो नहीं बताया, हमें तो कुछ नहीं बताते सर, वो इसलिए तो यूट्यूब खोल के देख रहे हैं। हाँ बात तो सही है वैसे आपकी। तो p इज 5c हमने लिखा क्यों? ये 5c ही क्यों हुआ? देखो यहाँ पे कौन सा नंबर है सर? यहाँ लिखा हुआ पी स्क्वायर अपॉन में 5। हम समझाते हैं, सॉल्व नहीं करवा रहे, समझा रहे हैं। तो पी स्क्वायर अपॉन में 5 यहाँ सर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो। हाँ ठीक, हमने कहा अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी जो होगा वो आपको उस नंबर से डिवाइड होगा। मतलब कि अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी जो होगा वो 5 से डिवाइड होगा। क्या इतना समझ में आता है? हाँ सर आता तो है। अगर मान लेते हैं ऊपर नीचे दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर के फॉर्म में होता है, ऊपर नीचे दोनों इंटीजर हैं, तो इसको ये फ्रैक्शन हमको नहीं पता कि पी क्या है, नहीं पता है, लेकिन अगर ये सॉल्व किया जाएगा तो एक इंटीजर आंसर आएगा। बोल हाँ, अरे इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो या तो आपको कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, या तो कोई निगेटिव नंबर आएगा, या तो 0 आएगा, और ये सारे इंटीजर से आप कहलाते हैं ना। मतलब कि p अपॉन में 5 अगर सॉल्व किया जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट तो कोई इंटीजर ही आंसर आएगा। हाँ जी सर, इंटीजर ही आंसर आएगा, कोई इंटीजर ही आंसर आएगा। वही इंटीजर को हम लोग c मान लिए। क्या मान लिए? c मान लिए हैं। तो p
पी अपॉन में 5 जो है जब डिवाइड होगा तो कोई सी इंटीजर निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो p इंटू 1 p हो जाएगा और 5 इंटू सी 5c हो जाएगा। तो इसीलिए हमने p इक्वल्स टू 5c यहाँ पे माना है। क्या बातें समझ में अभी भी आ रही है कि अभी भी नहीं आ रही है, बताओ सर। आप इतना समझाने के बाद तो सर किसी को भी समझ में आ जाएगा, तो ठीक है। बोलते बोलते मेरा हालत ख़राब हो गया है। मेरा नॉर्मल स्पीड भी आप सबको लगता होगा सर कितना तेज़ बोल रहे हैं, ऐसा है क्या? सर नहीं सर, आप तो बहुत धीरे बोलते हो, तो ठीक है। किसी को फास्ट लगता है, किसी को धीरे लगता है, अपना तू देख ले भाई। तो यहाँ तक क्या समझ में आता है? हाँ सर ठीक है, समझ में तो आता है, तो आगे बढ़े। हाँ सर बढ़े। अब क्या करना है, आपको p का मान देना है इक्वेशन फर्स्ट में, तो एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट जो भी है उसमें p का मान हमको पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट ये रहा हमारा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 5, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। और इसमें हम लोग p का मान पुट करने वाले। p का मान क्या है सर? p का मान 5c है। क्या है? 5c। तो हम लोग यहाँ पे 5c पुट करने वाले हैं, क्योंकि p का स्क्वायर है तो 5c का भी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 5। कोई दिक्कत यहाँ तक ना सर? कोई दिक्कत नहीं। क्यू स्क्वायर अपॉन में पहले 5 का स्क्वायर करो फिर c का स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा और c का स्क्वायर करोगे तो बच्चों c स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत ना जी सर, अपॉन में 5 है तो 5। अब 5 से 25 काट दो, क्या बचेगा बच्चों? तो क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से कटेगा तो 5 बचेगा सी स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ में आता है? तो वो लोग यहाँ तक समझ में तो आता है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्यू स्क्वायर तो रहेगा ही, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बच्चों डिवाइड में हो जाएगा, इधर बचेगा सी स्क्वायर। तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको उल्टा दो, इसको इधर लिखो इसको उधर ले जाओ, ठीक है। जब हम एक ही बार में दोनों साइड का नंबर चेंज कर देते हैं तो प्लस माइनस का खेला नहीं होता, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक है सर ठीक है। अब यहाँ से हम लोग दो निष्कर्ष निकालेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ निष्कर्ष निकाला था, इन द सेम वे हम लोग यहाँ भी निष्कर्ष निकालने वाले हैं। अब इसी तरह के कुछ वर्ड्स वहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। ये देख के क्या आपको समझ में आ रहा है? सर हमको समझ में आ रहा है कि क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो लिखे क्या? हाँ जी लिखिए सर, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बोल सकते हैं कि क्यू भी है वो जो 5 से डिविजिबल होगा बाय थ्योरम 1.2। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, क्योंकि इसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे। अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। मैं हट जाता हूँ बोर्ड पर से, ध्यान से देखो पहले तो तुम। सर हम देख रहे हैं सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया सर? आप ही बता दो, हम सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने इक्वेशन फर्स्ट को देखा, इक्वेशन सेकंड को देखा, और एक बातें समझ में आया क्या सर? कि p जो है वो 5 से डिविजिबल है। कहने का मतलब है p का एक फैक्टर 5 होगा। हाँ सर बोल सकते हैं। और q जो है वो 5 से डिविजिबल है, कहने का मतलब q का एक फैक्टर 5 होगा। मतलब कि यहाँ पे p का भी फैक्टर 5 है और q का भी फैक्टर 5 है। मतलब सर दोनों के तो कॉमन फैक्टर 5 भी यहाँ निकल के आ गया। लेकिन आपने तो कहा था ये पी और क्यू को प्राइम से, मतलब कि इनके कॉमन फैक्टर बस 1 ही निकल के आएगा और कोई नंबर नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसके कॉमन फैक्टर सर 5 ही आ रहे हैं। मतलब p का भी फैक्टर 5 और q का भी फैक्टर 5, मतलब दोनों के कॉमन फैक्टर 5। ऐसा कैसे हो गया सर? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमने पहले ही गलती मान लिया था। कुछ अंग्रेजी भाषा का यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखोगे आराम से। हियर p एंड, सर भयंकर एंड लिख दिया आप, चलो ऐसे लिखते हैं, p एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर 5। क्या आप सबको वहाँ तक दिख रहा है? तो मैं आगे बढ़ूँ, एक स्टेप लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा इक्वेशन 1 और 2 को फॉलो किया, हमने देखा जांचा परखा और ये समझ में आया कि p और q का एक कॉमन फैक्टर 5 भी है। अब क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है तो मेरी बात तो भैया तो गलती हो गई ना। हमने कहा था p और q की रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि एक रेशनल नंबर है तो p अपन q के फॉर्म में होगा, p और q कोप्राइम्स होंगे। लेकिन यहाँ पे तो भाई ये तो कोप्राइम्स है ही नहीं, तो मेरी बातें तो गलती हो गई ना। इसका मतलब रूट 5 जो है वो रेशनल है इरेशनल, लेकिन उसके लिए भी लिखने के लिए कुछ अंग्रेजी भाषा का यूज करना पड़ेगा। मे भी वहाँ पे शायद ना अटे, तो देखता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ। सो ऐसा इसीलिए हो रहा है, लिखना है अंग्रेजी में। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen due to our incorrect assumption
क्या यहाँ तक समझ में आता है? स्पेलिंग में कोई दिक्कत है? वैसे तो मैं बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने लिखा क्योंकि पी आर क्यू के कॉमन फैक्टर 5 है, तो इसीलिए दिस कंट्राडिक्शन इज अरिजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजप्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विवाद। ये विवाद इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत ही मान लिया है। एजप्शन का मतलब होता है मान लेना। हमने गलत ही मान लिया है कि √5 एक रेशनल नंबर है। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है इसका मतलब वो इरेशनल होता है। तो हम बोल सकते हैं इसीलिए इसीलिए देखो मेरे नीचे में जगह नहीं है पर आपके नीचे में होगा, तो इसके इस लाइन के नीचे लिखना है इसको। मैं बगल में लिख रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर ठीक है। इसलिए √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इस लिखना √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है? मे भी आप सबको वहाँ तक दिख रहा होगा। हाँ सर हम सबको दिख रहा है, पर सर आपने बहुत छोटा लिखा है, पर क्योंकि आपने बोला तो हमने लिख लिया अच्छे से। तो क्या ये समझ में आता है? इसमें इस सवाल में कोई दिक्कत है? सर नहीं सर, हमारा पहला सवाल था एक्सरसाइज 1.2 का और ये हमें समझ में आया। और सर हमने तो इंट्रोडक्शन भी देख रखा है, तो ये तो और बेहतर तरीके से आप खुल के एक्सप्रेस किया और हमें समझ में आ गया। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं बिना किसी देरी के। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, तो इसे भी तुरंत सॉल्व करेंगे। लेकिन ये सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको कुछ बातें हैं जो बोलना चाहता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमने पहला सवाल किया कि √5 जो है इरेशनल नंबर है, हमने ये फर्स्ट सवाल किया आपको। तो इस तरह के जो सवाल है जिसमें बस एक ही नंबर दिखते हैं, √5, √3, √2, √7 ऐसे नंबर्स दिखते हैं ना, तो इनको सॉल्व करने के एक मेथड है जो कि मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड पे बताया है, ठीक है? और सर ये दूसरे टाइप के सवाल होते हैं ना जिसमें 2 टर्म होते हैं, या तो आपको कोई नंबर है जो कि इस नंबर सबके साथ मल्टीप्लाई में है, तो उसको सॉल्व करने के अलग तरीके होते हैं। सर कैसे, किस तरह से? तो जैसे कि 3 + 2 √5, जैसे कि 3 + √5, जैसे कि 2 - √5, जैसे कि 2 √5, जैसे कि 7/2 √5। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना, जो कि √5 या तो √2, आपको कुछ भी हो सकता है ना, इस नंबर के साथ लग के आते हैं। यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे आपको जो नंबर है एक इंटीजर जो है वो एक इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई में है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के मेरे बच्चों वो आपको दूसरे मेथड है, सेकेंड मेथड। दोनों मेथड में 60% सिमिलरिटी है, और ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है और ये मेथड थोड़ा सा शॉर्ट है। तो ये जो पढ़ने वाली ये हमारा सेकंड क्वेश्चन में सेकंड मेथड में लाई करेगा। तो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ लिया, तो उस पर जो भी सवाल आएंगे √3, √2, √5, √7 जो भी आएगा आप लोग कर लोगे उसी मेथड से। लेकिन इस तरह के जो सवाल आएंगे जहाँ पे आपको 2 टर्म दिख रहे हैं, सर टर्म कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो आप? प्लस या माइनस साइन जो टर्म को उसको सेपरेट करता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन मतलब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है? तो इस तरह के जो सवाल है जहाँ पे 2 टर्म हो, प्लस में हो या निगेटिव हो, या तो आपको मल्टीप्लाई में 2 नंबर्स हो, यहाँ पे मतलब कि एक आपको हो गया एक रेशनल नंबर के साथ एक रेशनल नंबर आपको मल्टीप्लाई है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के अलग मेथड होते हैं जो कि मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ आपको। क्या बातें समझ में आ रही है? तो हाँ सर बातें समझ में आ गई। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन था सर हमें, लेकिन हम स्कूल में पूछ नहीं पा रहे थे। अगर पूछ भी पा रहे थे तो हमारे टीचर बताते नहीं थे हमको, ठीक है? तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग स्कूल में नहीं हो अभी, हमारे क्लासेस में हो, और यहाँ पर सब चीज़ फ्री है। आपको ये लगता है आप लोग नए स्टूडेंट हो, आपको पता नहीं कि सर क्या क्या कॉन्टेंट फ्री में देते हैं। अगर नहीं पता है तो आप एक काम करो, मेरी पहली वीडियोस जाके देखो। पहली वीडियो एक्सरसाइज 1. नॉरी चैप्टर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन 1 जाकर देखो। फर्स्ट 5 मिनट देख लो, समझ में आ जाएगा कि सर क्या क्या कंटेंट फ्री में देते हैं यहाँ पे। तुम शॉक हो जाओगे लिटरली। तो ठीक है सर। सर ये भाषा कहीं सुना लग रहा है सर, लिटरली छोड़ना भाई, इंग्लिश का ही बात है, कोई भी बोले वही बात होता है यहाँ पे। तो ऐसा मेरे भाई प्रूफ करना है कि 3 + 2 5 एक इरेशनल नंबर। इसको प्रूफ करने के थोड़े से मेथड तो सेम ही है, लेकिन 60% ही सेम है, कुछ परसेंट अलग है, और ये थोड़ा छोटा भी है तो अच्छा रहता है, ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो जैसा कि इसमें भी हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। लिखा कुछ है, उल्टा मानेंगे। तो मानेंगे सर लेट ये जो नंबर है 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है? हमने बोर्ड को 2 भागों में भाई भैया डिवाइड कर दिया फिर, ठीक है? हाँ सर ठीक है। अब क्योंकि ये नंबर जो एक इरेशनल नंबर है तो बोल सकते हैं इसीलिए 3 + 2 √5 वो बराबर होगा P/Q के। जी हाँ सर। जहाँ पे P और Q क्या है सर? तो सब बच्चे बोलेंगे सर कोप्राइम। नहीं, कोप्राइम मत लेना यहाँ पे लेना इंटीजर। P and Q आर इंटीजर। सर आपका मन चलेगा क्या? जो कभी बोलते हो कोप्राइम लो, आप कभी बोलते हो इंटीजर लो, हम समझ नहीं रहे सर कुछ। ऐसा था, इससे जो पिछले सवाल था वो अलग मेथड से बन रहा था, और उस पर कोई सवाल आएंगे तो आपको बता दिया गया है। और ये सवाल अलग मेथड से बनना है, तो उस वाले सवाल में आप कोप्राइम उसको B/Q को मानोगे, और इस वाले सवाल में आप इंटीजर मानोगे, क्योंकि इसमें इंटीजर की जरूरत पड़ेगी, उसमें कोप्राइम का जरूरत है, इसलिए हमने कोप्राइम माना। ठीक है? हाँ सर ठीक है। जब इरेशनल नंबर का डेफिनेशन देखोगे ना,
जाके नेट पे या कहीं भी सर्च करो तो उसमें लिखा हुआ रहता है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड ऑल्सो को प्राइम्स। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो हम पहले यहाँ समझते हैं, यहाँ तो समझ आता है, हाँ सर समझ में आता है। अब आगे सॉल्व करो ना, यहाँ पे बारी बारी से इरेशनल नंबर को छोड़ के, यहाँ सर इसमें इरेशनल नंबर क्या है, तो सब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको छोड़ के इसको एलएचएस में ही रखना है, बाकी को सारे को धीरे धीरे इधर ले जाना है। तो ठीक है, पहले 3 को ले आते हैं भैया, तो 2√5 यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे आपको p/q तो था ही पहले से, यहाँ पे 3 जो है आपको प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, नीचे में कुछ नहीं तो 1 डाल दो। तो 2√5 बराबर यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, क्यू और 1 का एलसीएम क्यू ही होगा, क्यू से क्यू गया 1 टाइम्स में, p/1 p बराबर माइनस 1 क्यू जा तो 3 क्यू, कोई दिक्कत तो बोल दो भाई नहीं। अब यहाँ पे सर √5 के साथ एक रेशनल नंबर भी है 2, उसको भी उधर ले जाओ तो ठीक है। √5 बराबर यहाँ पे तो लिखा ही हुआ था ये सब 3q/1 में q, लेकिन 2 यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा कहने का मतलब नीचे आ जाएगा। अब नीचे में ये दोनों साथ में है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होंगे 2q। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हम लोग 10th में आ गए हैं और ये सब बातें छोटी छोटी बातें हमें समझ में आने लगी है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया तो डिवाइड में आ गया, डिवाइड मतलब इस नंबर के कंपेयर में डिवाइड में आ गया, लेकिन नीचे में ये दोनों नंबर साथ में मल्टीप्लाई में ही रहेंगे। क्या बात है, यहाँ तक समझ में आती है। कुछ ऐसे भी महान बच्चे हैं जिनको ये स्टेप भी समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, इसमें भी वो मात खाएंगे। लेकिन एक काम करो, आप तुम दोबारा 9th का फॉर्म करो और 9th में जाओ। ठीक है, हाँ सर ठीक है। सर ये तो बेइज्जती करे, आप हमारी बेइज्जती नहीं करे भाई, तू पढ़ ले या तो तू 9th में चल जाए। सर 9th में चल जाता हूँ, हाँ चल जा। इधर देख, अब आगे बढ़े, हाँ सर बढ़िए। यहाँ से एक निष्कर्ष निकालेंगे, हेयर देखेंगे, कुछ बातें देखेंगे इंग्लिश में, अंग्रेजी में, हेयर p एंड q आर इंटीजर्स। सो जो फ्रैक्शन है p-3q/1 में 2q इज द रेशनल नंबर, हमने क्या लिखा अंग्रेजी भाषा में, समझने की कोशिश करोगे आप लोग, तब तक मैं लिखता हूँ। सर आपने यहाँ लिखा है कि p और q इंटीजर्स है, हाँ है, तो क्योंकि p और q इंटीजर्स हैं तो ये जो फ्रैक्शन पूरा का पूरा फ्रैक्शन यहाँ पे जो हमने लिखा है ये सर एक रेशनल नंबर होगा। मतलब ये इस फर्दर सॉल्व करेंगे अगर आगे जाके ज़िंदगी में, वैसे करने वाले नहीं है। अगर ये p और q दोनों के दोनों ऊपर नीचे इंटीजर्स हैं, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो हमेशा एक रेशनल नंबर होगा, तो हमने वही लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ सर बातें तो समझ में आ रही है, कुछ समझ में आ रही है सर, लेकिन आपका अक्षर कुछ समझ में नहीं आता रहता है। ये क्यों है मेरे भाई? ठीक है सर ठीक, आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए। अब क्यों की ये साइड हमारा एक रेशनल नंबर हो गया, बट √5 इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हमने कहा कि p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं तो ये फ्रैक्शन पूरा का पूरा एक रेशनल नंबर हो गया। और बट हमने ये लिखा कि √5 जो इरेशनल नंबर है। तो कभी भी ऐसा हो सकता है क्या कि एक साइड इरेशनल हो दूसरा साइड रेशनल हो, मतलब कि कभी भी एक इरेशनल नंबर का वैल्यू एक रेशनल नंबर आ सकता है क्या? सर ऐसा नहीं आ सकता है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला, इसीलिए यहाँ पे जो है LHS जो है वो बराबर नहीं है RHS के। अब क्योंकि ये बराबर नहीं है तो ऐसा गलती क्यों हो रहा है सर? ये गलती ये जो हो रही है ये क्यों बराबर नहीं है? इसीलिए बराबर नहीं है मेरे भाई क्योंकि हमने गलत ही मान लिया था फर्स्ट में कि ये जो है एक रेशनल। अरे क्या लिख दिया सर आपने? बात करते करते सर गलती लिख देते हो, अब पता भी नहीं चलता हम लोग को। पूरा सर नोट गंदा करवाओगे आप। कोई बात नहीं भाई, हो जाता है कभी कभी। रेशनल ही बोला होगा मैंने, लेकिन लिख दिया होगा रेशनल। हमने शुरुआत में ही गलती मान लिया कि ये नंबर जो है रेशनल नंबर है, मतलब कि ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है। इसके लिए अंग्रेजी भाषा में एक लाइन लिखना पड़ेगा। क्या सर? कि सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen due to our incorrect assumption। सर थोड़ा और स्पीड लिखोगे ना तो आपकी राइटिंग जो है ना वो डॉक्टर की तरह हो जाएगी और बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ तो समझ आएगा कि मैं बोलता भी हूँ। डॉक्टर बोलते नहीं, बस लिख के देते हैं, वो आपके ऊपर जाता है। वो लिखते भी इस तरह से जो मेडिसिन वाले होते हैं, जो कि जहाँ पे जो केमिस्ट होते हैं वो वही समझ पाते हैं उसको बस। तो वो क्या लिखा है कि जो पेशेंट है ना उससे 50 रुपये अधिक ले लेना, मालूम चलेगा क्योंकि भाषा वैसा है। जोक सपाट करा, जो भी उनका अपना भाषा है, मेरा भाषा अलग है भाई, मेरी भाषा का मजाक मत उड़ाओ। ऐसा है कि हमने जो भी सॉल्व किया, कि आपको समझ में आया? मैं रिपीट नहीं करूँगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब क्योंकि सर पूरा समझाए नहीं, आप भाषण दे के अभी निकल जाते आप। हाँ, हमने लिखा है मेरे भाई
सो दिस कंट्राडिक्शन इज अरेजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजप्शन। ये विवाद इसीलिए फैल रहा है, ये बराबर इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने गलती ही मान लिया है। इनकरेक्ट एजप्शन का मतलब मान लेना होता है, जैसे कि मैंने कहा था, हमने गलत ही मान लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या गलत मान लिया सर आपने? हमने गलत मान लिया है कि ये नंबर एक रेशनल नंबर, क्योंकि ये एक नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 क्या हो जाएगा। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है इसका मतलब क्या है, इरेशनल है, इसीलिए इतना इज इरेशनल नंबर। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो सवाल बन जाएगा हाँ सर। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव कर। हाँ सर मूव करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो ठीक है सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। और 3 जो आप जब रीड करोगे ना तो आपको दिखेगा कि 3 में 3 सवाल है। और ये सवाल क्वेश्चन नंबर सेकेंड जैसे हमने करवाया अभी जस्ट उसी पे बेस्ड है, उसी उसी तरीका का है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ सर। आपने कुछ बताया है कहाँ जो दिक्कत होगा, वो भी है। तो सेकेंड वाले मेथड पे इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ सर स्टार्ट करिए, कोई बिना किसी देरी के। तो ये हमारा सवाल हो गया। आपको लग रहा हो सर ये तो ठीक द करेक्ट आंसर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सवाल है अलग अलग। पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल है 1/√2, इसको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। तो इसका अपोजिट मान लेंगे कि लेट 1/√2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब क्यू की एक रेशनल नंबर है तो 1/√2 जो है वो आपको P/Q के फॉर्म के बराबर होगा। जहाँ पे P और Q क्या है बोलो भाई मेरे, P एंड Q क्या है तो बोलोगे सर वो इंटीजर्स है। अब फर्दर सॉल्व करते हैं। तो P को √2 से करेंगे तो √2P आ जाएगा, इधर करोगे Q की 1 से तो Q आ जाएगा। हमेशा याद रखना जो √2 वाले जो होंगे टर्म उसको LHS में ही रखना हमेशा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो यहाँ से √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q तो था ही, P मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर देखो लिखना है, एक बात लिखना है यार, P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या लिखना, इंटीजर्स, क्योंकि P एंड Q इंटीजर्स हैं इसीलिए ये Q/P जो है, इसीलिए Q/P इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्या बात तो समझ में आती है। हमने कहा कि P और Q जो है वो एक इंटीजर है, इसीलिए ये जो फ्रैक्शन होगा एक रेशनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं सर। बट ये क्या है √2, बट √2 इज इरेशनल नंबर, ये बात तो हमें पता है भैया। आज सवाल में वो आपको दे रखेगा, जब बोर्ड सवाल पूछता है ना तो वो दे रखा होता है। तो ये विवाद क्यों हो रहा है कि एक साइड रेशनल एक साइड इरेशनल, मतलब कभी भी एक इरेशनल का वैल्यू एक रेशनल नंबर आ सकता है क्या सर? नहीं आ सकता है। इसका मतलब सर यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि यहाँ पे जो LHS है ना भैया वो बराबर नहीं आ रहा है RHS के। तो सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? इंग्लिश भाषा का यूज करेंगे। दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज arisen due to our due to our incorrect assumption, ठीक है। ये विवाद इसीलिए फैल रहा है क्योंकि हमने शुरुआत में ही गलती मान लिया है कि 1/√2 एक रेशनल नंबर, मतलब कि वो नंबर रेशनल नहीं है। ये विवाद इसलिए हो रहा है ना क्योंकि हम जो मेरी बातें हैं आगे जाके रॉन्ग साबित हो गए, गलती साबित हो गए। इसका मतलब ये नंबर अगर रेशनल नहीं है तो ये क्या है, तो ये इरेशनल है, इसलिए 1/√2 इज इरेशनल नंबर। क्या बातें समझ में आती है? हाँ सर बातें समझ में आ रही है, अच्छे से आ रही है। आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ चोरी करने वाला हूँ सर। क्या चोरी करोगे आप, घबराओ मत, यू आर बॉयज़। यहाँ ध्यान देखो सर, हम भी लोग हैं यहाँ पे, गर्ल्स भी। हाँ, किसी का कुछ चोरी नहीं होने वाला है, यहाँ ध्यान देखो। मैं वर्ड्स की चोरी करूँगा सर। क्या मतलब है आपका? देखिए आपके पास कॉपी है, पेन है, तो आप लोग नहीं कर सकते, पर मैं एज अ टीचर कर सकता हूँ क्योंकि मैं समय बचाना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, आई वॉन्ट टू सेव माई टाइम बिकॉज माई टाइम इज़ मनी। सर क्या बात करें, हाँ ठीक है, योर टाइम इज़ ऑल्सो। हमने कहा, जो भी कहा अच्छे से कहा और आपको समझ में भी आ गया। हाँ सर ठीक है। तो क्या यहाँ तक समझ में आता है? हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन करें? हाँ सर करिए। सबका मेथड वही होने वाला है क्योंकि ये सारे सेकंड मेथड पे ही बेस्ड है। तो क्वेश्चंस मैं बस चेंज करूँगा और कुछ नंबर्स चेंज करूँगा यहाँ पे। सेकंड सवाल है हमारा 7, क्या है? फर्स्ट सवाल हो गया, बोलो हाँ। हाँ सर हो गया, जय श्री राम। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये 7√5 क्या है सर? 7√5 है। तो कुछ चेंजेस करूँगा मैं यहाँ पे सवाल में, जैसे कि 7√5 है। अब 7√5 है तो 7√5 को तुमको क्या मानना है? तो सर 7√5 को हमें एक रेशनल नंबर माना है। एक काम करते हैं, जो जो चीज़ चेंज होने वाला है हम उसको चेंज करते हैं।
जो जो चीज़ यहाँ पे चेंज होने वाला हमको उसको चेंज कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन आपने बना लिया, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमने यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला कि 7√5 जो है एक रेशनल नंबर है। अगर हमने लिखा कि हम सॉरी प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि 7√5 जो है इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने उसका उल्टा मान लिया कि 7√5 जो है रेशनल नंबर है। अब क्योंकि 7√5 एक रेशनल नंबर है, तो 7√5 जो होगा वो बराबर होगा पी ओपन क्यू के। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो √5 बराबर क्या आ जाएगा, पी ओपन क्यू तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आया तो नीचे में आ गया, डिवाइड में आ गया। ठीक, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे हेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इसीलिए वो जो फ्रैक्शन नया बनने वाला, ये फ्रैक्शन मिटा दो। ये जो ये था पुराना फ्रैक्शन, अब जो नया फ्रैक्शन बना पी अपॉन में 7q इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर पी और क्यू इंटीजर्स है तो ये जो फ्रैक्शन बना है वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बट इधर क्या एलएचएस में √5 है, तो √5 इज रेशनल नंबर। एक साइड रेशनल एक साइड रेशनल, ऐसा हो नहीं सकता, एचएस बराबर आरएचएस नहीं होगा। सो दिस कंट्राडिक्शन इज अ रीजन ड्यू टू अवर इनकरेक्ट एजम्पशन। इसीलिए फलाना नंबर क्या था 7√5, तो लिख दो 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। सर ये तो इस तरह का हो गया कि तो इंग्लिश के लेटर के फॉर्मेट की तरह हो गया, जहाँ पे फॉर्मेट वगैरह रहता है, कुछ कुछ वर्ड्स चेंज कर देते हैं तो हमारा लेटर लिखा जाता है। हाँ सर, ये उसी तरह का है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आ गया होगा। सर आप ऐसे तो लिखते हो पर हमें सर अच्छे से समझ में नहीं आता सर। आप ये वर्ड की चोरी मत करो सर, आप पूरा पूरा लिखो। नहीं बच्चों, वर्ड की चोरी करना पड़ेगा मेरे को। देखो ना, हम इसमें से कौन कौन चीज़ हटा रहे हैं, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। सर हम कैसे कर पाएंगे, मेरे पास बोर्ड थोड़ी ना। हाँ वो भी बात है, आपके पास बोर्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है, तो हम तो फ़ायदा उठा सकते हैं ना सर। हाँ बात तो सही है। हाँ तो ये फॉर्मेट हुआ, देख रहे हो, फॉर्मेट भयंकर फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हुआ हमारा। अब थर्ड सवाल बोल रहा है 6 + √2 तो 6 + √2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, लेकिन हम इसका उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया। अब क्योंकि 6 + √2 एक रेशनल नंबर है तो बोल सकते हैं, इसीलिए 6 + √2 बराबर होगा पी ओपन क्यू के फॉर्म के, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए सर, सॉल्व करो। यहाँ पे √2 रह ही जाएगा। क्या उड़ रहा है सर, यहाँ देखो, बराबर पी अपॉन में क्यू तो है ही, यहाँ पे +6 है, इधर आया तो -6 हो गया। आगे सॉल्व करो, कुछ नीचे में कुछ नहीं तो 1 डालो, तो √2 बराबर नीचे में क्या तो क्यू हो जाएगा, क्यू से क्यू, पी -1 क्यू से 6q। ठीक है, दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, ये 1 कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था, क्यू बाहर चला गया। ठीक है, हाँ सर ठीक है। बस फॉर्मेट अप्लाई करो। हेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्योंकि पी और क्यू इंटीजर्स है तो ये जो फ्रैक्शन है ना, क्या है सर फ्रैक्शन, पी -6q अपॉन में क्यू इज अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे इंटीजर है तो ये फ्रैक्शन जो होगा वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बट इधर क्या है, √2, तो लिखोगे √2 इज अ इरेशनल नंबर। बट यहाँ तो √2 इरेशनल नंबर है, मतलब एलएचएस आरएचएस बराबर हो ही नहीं रहा है। वो लिखे एलएचएस बराबर डजंट इक्वल्स टू आरएचएस। सो दिस कंट्राडिक्शन इज अ रीजन ड्यू टू अवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ये जो विवाद हो रही है इसीलिए हो रही है क्योंकि हमने गलत ही पहले मान लिया है। हमने मान लिया गलत, क्या मान लिया सर गलत हमने, कि ये जो नंबर है एक रेशनल नंबर है, मतलब कि ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये गलत साबित हो रहा है। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं होता है तो क्या होता है, वो इरेशनल होता है, इसलिए ये नंबर जो वो इरेशनल कहला जाएगा। इसीलिए 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, तो बोलोगे हाँ सर बातें तो समझ में हमें आ रही है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इस सर यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। एक्सरसाइज 1.2 आपका पूरा खत्म होता है, देख लो। हाँ काफ़ी बच्चे नाराज़ होंगे सर, क्यों, क्योंकि हमने ये फॉर्मेट नहीं मिटाया और ऊपर ऊपर से सवाल किया। लेकिन देखो भाई, समय की बचत हो गई और आप लोग को एक चीज़ समझ में आ गया कि हाँ फॉर्मेट सेम रहने वाला है, कुछ कुछ नंबर्स चेंज होंगे, तो इससे फ़ायदा आप ही का है कि आपको ये समझ में आ गया, दिमाग में खुल गया कि कौन सा चीज़ हमेशा रहेगा और कौन चीज़ हमें चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 2 का इंट्रोडक्शन कर रहे होंगे, वहाँ मिलते हैं। तो फिर टेक केयर एंड बाय बाय।